नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं भारत के संविधान की नींव के बारे में। और ये कहानी पता है 1950 में शुरू नहीं होती। ये तो बहुत पहले, करीब करीब 250 साल पहले 1773 में ही शुरू हो गई थी। तो चलिए थोड़ा इतिहास में पीछे चलते हैं और देखते हैं कि ये सब कैसे हुआ। अक्सर लोगों को लगता है कि भारत का संविधान 1947 के बाद कुछ सालों में बना और 1950 में लागू हो गया, कहानी खत्म। पर क्या ये सच है? क्या ये सब कुछ अचानक से हो गया? नहीं, बिल्कुल नहीं। इसकी असली कहानी तो बहुत बहुत पुरानी है। हाँ, सही सुना आपने। इसकी नींव आप कह सकते हैं कि पहली ईंट 1773 में ही रख दी गई थी। और मजे की बात यह है कि ये कोई प्लान करके नहीं किया गया था। ये तो बस ब्रिटिश संसद की एक कोशिश थी ईस्ट इंडिया कंपनी पर लगाम कसने की। और बस वहीं से अनजाने में ही एक ऐसे सफर की शुरुआत हो गई जिसने आज हमारे लोकतंत्र को ये शक्ल दी है। अब सवाल ये है कि भाई हमें ये सब जानने की जरूरत क्या है? देखिए, ये सिर्फ इतिहास की बातें नहीं है। अगर हम ये समझ गए ना कि ब्रिटिश राज में भारत का एडमिनिस्ट्रेशन कैसे बदला, तो यकीन मानिए आज का संविधान समझना एकदम आसान हो जाएगा। तो चलिए इसी को समझने की कोशिश करते हैं। तो कहानी की शुरुआत होती है एक कंपनी से, ईस्ट इंडिया कंपनी। ये कंपनी भारत आई थी तो सिर्फ व्यापार करने, लेकिन फिर ऐसा क्या हो गया कि एक मामूली ट्रेडिंग कंपनी इतनी पावरफुल बन गई कि उसे कंट्रोल करने के लिए ब्रिटिश पार्लियामेंट को बाकायदा कानून बनाने पड़े। देखिए जरा, जो कंपनी 1600 में सिर्फ मसाले खरीदने बेचने आई थी, वो धीरे धीरे एक रूलर में बदल गई। उसने अपनी खुद की फौज बना ली, लोगों से टैक्स वसूलना शुरू कर दिया, और हद तो तब हो गई जब वो अपने कानून भी बनाने लगी। मतलब एक प्राइवेट कंपनी सरकार बन बैठी थी। ये एक बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन था। और बस यहीं से असली प्रॉब्लम शुरू हुई। सोचकर देखिए, एक प्राइवेट कंपनी को कानून बनाने का अधिकार कौन दे सकता है? ये सवाल सिर्फ भारत में नहीं उठ रहा था, इसकी गूंज तो लंदन में ब्रिटिश पार्लियामेंट तक पहुंच रही थी। अब पार्लियामेंट के लिए चुप बैठना नामुमकिन हो गया था। तो इसी सवाल का जवाब बनकर आया रेगुलेटिंग एक्ट 1773। आप इसे एक तरह से भारत का पहला कॉन्स्टिट्यूशनल डॉक्यूमेंट भी कह सकते हैं। ये पहली बड़ी और सीरियस कोशिश थी कंपनी की बेहिसाब पावर पर ब्रेक लगाने की। पर सवाल है, ये एक्ट लाना ही क्यों पड़ा? क्योंकि कंपनी का राज पूरी तरह से कंट्रोल से बाहर हो चुका था। कंपनी में करप्शन अपने चरम पर था, भारत में मनमानी चल रही थी, और सबसे ज्यादा भयानक बात, उनकी गलत नीतियों की वजह से 1770 में बंगाल में एक जबरदस्त अकाल पड़ा जिसमें लाखों लोग मारे गए। अब ब्रिटिश पार्लियामेंट और इंतजार नहीं कर सकती थी, उन्हें दखल देना ही पड़ा। तो सॉल्यूशन के तौर पर आया रेगुलेटिंग एक्ट, और इसमें 3 बड़े काम किए गए जो बहुत इंपॉर्टेंट थे। पहला, बंगाल के गवर्नर को अब गवर्नर जनरल बना दिया गया, मतलब पावर को सेंट्रलाइज किया गया। दूसरा, उसकी मदद के लिए एक एग्जीक्यूटिव काउंसिल बनाई गई। और तीसरा, पहली बार कलकत्ता में एक सुप्रीम कोर्ट बनाया गया ताकि एक लीगल सिस्टम की शुरुआत हो सके। इस एक कानून का असर बहुत गहरा था। मतलब इसी एक एक्ट ने भारत में 3 बड़ी चीजों की नींव डाल दी। एक सेंट्रल अथॉरिटी, एक प्रॉपर जुडिशियल सिस्टम, और एक ऐसा शासन जो अब मनमर्जी से नहीं बल्कि लिखे हुए कानूनों से चलेगा। ठीक है, तो रेगुलेटिंग एक्ट एक अच्छी शुरुआत तो थी, पर यह काफी नहीं था। कंपनी पर कंट्रोल अभी भी ढीला था। तो अब जरूरत थी एक और बड़े कदम की, एक ऐसा कदम जिसमें ब्रिटिश सरकार सीधे सीधे कमान अपने हाथ में ले। और इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आया पिट्स इंडिया एक्ट 1784। इसने एक बहुत ही अनोखा सिस्टम बनाया जिसे ड्यूअल गवर्नमेंट या द्वैध शासन कहते हैं। इसमें कामों को बांट दिया गया। कंपनी को कहा गया, ठीक है, आप रोज का एडमिनिस्ट्रेशन और अपना व्यापार संभालो। और दूसरी तरफ जो बड़े फैसले थे, जैसे पॉलिसी बनाना, मिलिट्री, रेवेन्यू, इन सब का कंट्रोल सीधे ब्रिटिश सरकार के एक बोर्ड ऑफ कंट्रोल के पास चला गया। और यही बात इस एक्ट को इतना इम्पॉर्टेंट बनाती है। ये वो मोमेंट था जब पहली बार भारत में कंपनी के इलाकों को ऑफिशियली ब्रिटिश पोजेशंस इन इंडिया यानी ब्रिटिश कब्जे वाले भारतीय क्षेत्र कहा गया। मतलब अब ब्रिटिश सरकार का भारत पर डायरेक्ट कंट्रोल था। अब कहानी में एक नया ट्विस्ट आता है। अब फोकस सिर्फ कंपनी को कंट्रोल करने पर नहीं था, अब बात थी पूरे भारत के लिए एक जैसा, एक यूनिफॉर्म सिस्टम बनाने की। और यहीं से शुरू होता है चार्टर एक्ट्स का दौर।
1813 का चार्टर एक्ट इसी नए नजरिए को दिखाता है। इसने कंपनी की ट्रेड मोनोपोली लगभग खत्म कर दी, सिवाय चाय और चीन के साथ व्यापार के। पर इससे भी बड़ी बात ये हुई कि क्रिश्चियन मिशनरीज को भारत आने की परमिशन मिली और पहली बार इंडियंस की एजुकेशन के लिए पैसा भी अलॉट किया गया। ये दिखाता है कि ब्रिटिश सरकार अब भारत को सिर्फ एक मार्केट की तरह नहीं देख रही थी। फिर आए ठीक 20 साल बाद, और इस बार सेंट्रलाइजेशन यानी केंद्रीकरण अपने पीक पर पहुंच गया। एक बहुत बड़ा बदलाव हुआ। अब जो बंगाल का गवर्नर जनरल था, उसे पूरे भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। तो 1833 का जो चार्टर एक्ट था, वो सेंट्रलाइजेशन का क्लाइमैक्स था। अब गवर्नर जनरल के पास पूरे ब्रिटिश इंडिया के लिए कानून बनाने की पावर थी। बॉम्बे और मद्रास जैसी प्रेसिडेंसीज की अपनी कानून बनाने की पावर खत्म हो गई। और हाँ, इसी एक्ट में स्लेवरी यानी दास प्रथा को खत्म करने की तरफ भी पहला लीगल स्टेप लिया गया। चलिए, अब आते हैं इस दौर के आखिरी और शायद सबसे ज़रूरी एक्ट पर। एक ऐसा एक्ट जिसने उस एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम की नींव रखी जिसके अंश हमें आज भी दिखाई देते हैं। 1853 के चार्टर एक्ट ने दो बहुत ही क्रांतिकारी काम किए। पहला, इसने सिविल सर्विसेज के लिए ओपन कंपटीशन शुरू किया। मतलब अब इंडियंस भी अपनी काबिलियत के दम पर इस सर्विस का हिस्सा बन सकते थे। और दूसरा, इसने पहली बार गवर्नर जनरल की काउंसिल के लेजिस्लेटिव यानी कानून बनाने वाले और एग्जीक्यूटिव यानी कानून लागू करने वाले कामों को अलग अलग कर दिया। और ये वाकई एक बड़ी बात थी। आज जो हम एक प्रोफेशनल ब्यूरोक्रेसी की बात करते हैं या फिर सरकार के लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव के बीच शक्तियों के बंटवारे की बात करते हैं, उसकी पहली झलक हमें इसी कानून में मिलती है। तो 1773 से लेकर 1853 तक ये जो 80 साल का सफ़र था, इसे हम कैसे देखें? इसे आप हमारे संविधान के लिए एक लैब की तरह समझ सकते हैं, एक प्रयोगशाला। चलिए एक फटाफट रिकैप करते हैं। 1773 में कंट्रोल की शुरुआत, 1784 में सरकार का डायरेक्ट दखल, 1813 में सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का आइडिया, 1833 में सेंट्रलाइजेशन का पीक और 1853 में मॉडर्न एडमिनिस्ट्रेशन की शुरुआत। हर एक्ट एक नया एक्सपेरिमेंट था और हर एक्सपेरिमेंट से एक नया सबक मिला। और यही इस पूरे विश्लेषण का निचोड़ है। 1773 से 1853 के बीच जो कुछ भी हुआ वो खुद में संविधान नहीं था, लेकिन वो यकीनन संविधान की एक प्रयोगशाला जरूर था। यहीं पर उन आइडियाज और स्ट्रक्चर्स को टेस्ट किया जा रहा था जो बाद में हमारे संविधान की बुनियाद बने। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। ये तो बस पहला पार्ट था, क्योंकि 1857 के विद्रोह के बाद सब कुछ बदल गया। कंपनी का राज खत्म हो गया और भारत पर सीधे ब्रिटिश क्राउन का शासन आ गया। असली खेल तो अब शुरू होने वाला था। तो 1858 के बाद क्या हुआ, ये जानेंगे हम अगले हिस्से में। देखना मत भूलिएगा।